जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में उनका डिक्लाइन डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने उनका टाउन प्लानिंग देखा था, किस तरीके से उनका नगर नियोजन हमने पूरा पढ़ा था। आज उनका हमको डिक्लाइन पढ़ना है, लेकिन डिक्लाइन पढ़ने से पहले एमपीपीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन आया था, अर्बन एलिमेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कमेंट ऑन दिस। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय तत्व, इस पर प्रकाश डालें। तो ये क्वेश्चन आज हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम इनकी डिक्लाइन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ। भाई, इतनी अच्छी सभ्यता, ठीक, इतनी बेहतरीन सभ्यता, इतनी बढ़िया सभ्यता, उसके बाद भी इसका पतन हुआ। ठीक, तो आज हम वो थ्योरीज देखेंगे कि किन किन हिस्टोरियंस ने इनके क्या कारण दिए हैं इनके पतन के। तो वो पढ़ने से पहले हम पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एमपीपीएससी मेंस में पेपर में आया है। ठीक, वो है अर्बन एलिमेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अर्बन एलिमेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय तत्व। ठीक, हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय तत्व। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय तत्व, अर्बन एलिमेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको वो पॉइंट्स लिखने हैं जिस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता अगर थी, तो किन पॉइंट्स के या किन एलिमेंट्स के या किन तत्वों के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, मतलब कोई भी नगर नगर किन आधार पर है, उनको नगर कहा जा रहा है, हमें ये बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। इसमें क्या तत्व हैं जिस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक नगर होने के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मतलब किसी भी शहर को एक शहर किन आधार पर कहा जा रहा है। जैसे आज हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, तो भोपाल एक शहर है। तो किन आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भोपाल एक शहर है, या हम इंदौर की बात कर लें, जबलपुर की बात कर लें। ठीक, तो अर्बन होने के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं। तो वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, ये हम किस आधार पर कह रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला आधार अगर हम बात करें इसका, तो वो रहा है टाउन प्लानिंग। हम लोगों ने नगर नियोजन पढ़ा था। सबसे पहला आधार क्या है नगर कहने का इसको, इसमें नगर नियोजन हमको मिला। नियोजन, ठीक, टाउन प्लानिंग सबसे पहला एलिमेंट। आपने देखा हो यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कल भी देखा था, एक व्यवस्थित तरीके से एक जैसे घर बने हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर सड़कें बनी हुई थी। ठीक, जल निष्कासन प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। ठीक, शहर को दो भाग में बांटा हुआ था। तो ये सब क्या है, ये सब शहर का एक तत्व है। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि ये नगरीय सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर टाउन प्लानिंग देखने को मिली, नगर नियोजन प्रॉपर तरीके से घर बनाए गए, सड़कें प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को बनाया गया। क्या आपको गांव में एकदम प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से क्या आपको घर या सड़कें मिलती हैं क्या? द आंसर इज नो। आप देखेंगे कि गांव में व्यवस्थित तरीके से या प्लान तरीके से कोई चीज नहीं होती। प्लानिंग कहाँ होती है? शहरों में होती है। ठीक, तो जो टाउन प्लानिंग मिला,
नगर नियोजन, ये बताता है कि ये एक नगरीय सभ्यता रही, क्योंकि यहाँ पर घर व्यवस्थित तरीके से थे, सड़कें बिल्कुल सीधी, ठीक, इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम भी दिया गया। ठीक, तो पहला पॉइंट था टाउन प्लानिंग या नगर नियोजन। दूसरा बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको ट्रेड या हम कहें व्यापार का बहुत बड़ा साक्ष्य मिला है। मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में ट्रेड बहुत फ्लरिश था, व्यापार बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन व्यापार में भी अगर हम कहें तो एक्सटर्नल ट्रेड या बाह्य व्यापार ये शहरों में ज्यादा होता है। अगर आप आज भी देखें तो जो शहर हैं वहीं से बाहर व्यापार होता है, एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है सीमा से बाहर जाकर के व्यापार। व्यापार मैंने आपको बताया था, व्यापार में एक खरीदार होता है, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। ठीक, तो एक्सटर्नल ट्रेड यहां पर हमने देखा कि इनकी सील हमें मेसोपोटामिया से मिल रही है, इनकी सील हमको और जगहों से बाहर से मिल रही है। तो ये क्या बता रहा है, इसका मतलब इनके में बाह्य व्यापार या एक्सटर्नल ट्रेड हुआ करता था। और एक्सटर्नल ट्रेड कहाँ होगा? एक्सटर्नल ट्रेड होता है शहरों में। ठीक, गांव से एक्सटर्नल ट्रेड नहीं होता। गांव से भी अगर कोई सामान लाना होता है तो पहले उसको शहर में लाया जाता है और शहर से फिर डिस्पैच किया जाता है पोर्ट्स के थ्रू, बंदरगाह वगैरह होते हैं, जहाज के थ्रू सामान बाहर भेजा जाता है। तो अगर यहाँ पर हमें बाह्य व्यापार के साक्ष्य मिल रहे हैं, पोर्ट्स मिल रहे हैं, डॉकयार्ड मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये भी नगरीय एक तत्व है, अर्बन एलिमेंट। ठीक, तो ट्रेड या व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, ये भी एक नगरीय तत्व है। इसके अलावा तीसरा है साइज ऑफ सेटलमेंट। साइज ऑफ सेटलमेंट का मतलब है बस्ती का आकार, हिंदी में बोलेंगे बस्ती का आकार। देखिए, जो हमारे हिस्टोरियंस रहे हैं, इतिहासकार, उन्होंने जब चीजों को वो खोजते हैं, ठीक है, सेटलमेंट्स को जो खोजते हैं, बस्ती को, तो उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया सेट किया है। ठीक, कि किन जगहों को हम गांव कहेंगे और किन जगहों को हम शहर कहेंगे। ये हम कैसे तय करेंगे? साइज के आधार पर। तो अगर उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया है उसके तहत अगर आपका जो शहर मिला है, अगर उसका टोटल एरिया 20 हेक्टेयर से कम है, लेस देन, मतलब 20 हेक्टेयर के नीचे अगर है, ठीक है, लेस देन 20 हेक्टेयर है, ठीक है, तो उसको ये कंसीडर करेंगे एक गांव, विलेज। मतलब कि जो भी मतलब जो सेटलमेंट मिला या जो बस्ती मिली, अगर उसका आकार 20 हेक्टेयर से कम है, ठीक, तो उसको ये क्या गिनेंगे? एक गांव के रूप में। लेकिन अगर 20 हेक्टेयर से ज्यादा है, मोर देन, ठीक, तब वो क्या मानेंगे? इसको सिटी मानेंगे, शहर मानेंगे। ये इतिहासकारों ने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर 20 हेक्टेयर से कम होती है, ठीक है, उसका जो आकार है, 20 हेक्टेयर से अगर कम है, इसका मतलब कि वो गांव है। और अगर 20 हेक्टेयर से ज्यादा है तो फिर वो क्या कहलाएगा? शहर। समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पर हड़प्पा में, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमको साइट्स मिली हैं वो मिनिमम 50 से 60 हेक्टेयर की है। कुछ कुछ तो 100 हेक्टेयर्स को भी पार कर दिया है। इससे क्या पता चल रहा है? इनका साइज सभी शहरों का जो भी मिले हैं साइट्स, सभी 20 हेक्टेयर से ज्यादा है। 20 हेक्टेयर से ज्यादा होने का मतलब वो किसे मान रहे हैं? सिटी मान रहे हैं। मतलब ये क्या होगा? एक शहर। ठीक, तो बस्ती के आकार के आधार पर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी हमको स्थल मिले हैं सब 20 हेक्टेयर से ज्यादा के। ठीक है, उनका एरिया जो है वो 20 हेक्टेयर से ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक नगरीय तत्व है, अर्बन एलिमेंट। समझ में आया आपको? ठीक, इसके बाद अगला बात करें, हमें इनकी स्क्रिप्ट मिली है, लिपि। ठीक, क्या मिली है हमको? स्क्रिप्ट, लिपि। इससे क्या पता चलता है?
अगर हमें किसी का स्क्रिप्ट या लिपि मिल रही है, इससे क्या पता चल रहा है, वहां ज्यादातर लोग क्या होंगे, एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग होंगे ना भाई। स्क्रिप्ट कहाँ होती है, स्क्रिप्ट कौन लिखता है, स्क्रिप्ट किसके पास हो, जो पढ़ा लिखा होगा। ठीक, पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी होगा वही स्क्रिप्ट। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि हमें हर जगह से स्क्रिप्ट मिली है, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा थी। और आप भी जानते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा शहरों में होती है। ठीक, आप गांव के कंपैरिजन में देखेंगे तो शहर में लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट मिलने का नतीजा वो ये है कि ये क्या माना जा रहा है कि ये एजुकेटेड रहे होंगे। और एजुकेटेड व्यक्ति होना मतलब एक अर्बन एलिमेंट, वो भी एक तत्व है, क्योंकि शहरों में जो लोग होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं इन कंपैरिजन टू गांव के। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं होते, गांव में भी होते हैं, लेकिन शहरों के कंपैरिजन में कम होते हैं। ठीक, तो स्क्रिप्ट चूंकि इनकी मिली है, इससे ये पता चलता है कि ये लोग एजुकेटेड रहे हैं। ठीक, और ठीक है, और इसीलिए ये क्या माना गया कि ये भी एक नगरीय तत्व है। ठीक, समझ में आया आपको स्क्रिप्ट। अगला बात करें नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, देखिए, ये नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, या हम कहते हैं जिसको गैर कृषक जनसंख्या, गैर कृषक जनसंख्या। ठीक है, गैर कृषक जनसंख्या, नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। ठीक, ये हम किस आधार पर कह रहे हैं, देखिए, आज अगर हम बात करें किसी शहर की, ठीक, तो एक सिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब अगर हम सिंपली भाषा में पूछें कि एक जो शहर है, ठीक है, सिटी है, इसकी परिभाषा क्या होती है, अगर आपको सही तरीके से इसको डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे। या कोई गांव है, ठीक है, तो एक विलेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो एक विलेज। ठीक, देखिए, चाहे शहर हो या गांव हो, सबसे पहले मैं शहर की बात करता हूँ। देखिए, किसी भी जगह को हम शहर तब मानते हैं जब वहां पर रहने वाले लोगों में 70%, 70%, 70% से ज्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जुड़े हों। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मतलब कि हम उसे शहर तब मानेंगे जब वहां पर हम देख लें कि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो 70% कृषि या उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों से संबंध नहीं रखते, मतलब वो कृषक का काम नहीं करते। ठीक, मतलब एक तरीके से कहा जाए वो खेती किसानी नहीं करते। तो अगर किसी जगह पर ऐसे 70% लोग मौजूद हैं जो किसानी नहीं करते हैं, तब हम क्या मानते हैं कि वो एक शहर है। ठीक, आपने शहरों में कितने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो किसानी कर रहे हैं शहरों में। ठीक, आप शहरों में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग कृषि नहीं कर रहे हैं, कृषि के अलावा जो भी काम है वो कर रहे हैं, इसीलिए उसको शहर माना जाता है। भाई, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, शहर में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, या तो कोई नौकरी कर रहा होगा या कोई बिजनेस कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन कृषक आपको शहरों में नहीं मिलेंगे। कृषक आपको कहाँ मिलेंगे, किसान कहाँ मिलेंगे, आपको गांव में मिलेंगे। ठीक, तो इसीलिए शहर की परिभाषा क्या है, जहां पर रहने वाली 70% से ज्यादा आबादी कृषक नहीं है, मतलब वो कृषि नहीं कर रही है, मतलब हम उसको क्या मानेंगे, शहर मानेंगे। और अगर किसी भी जगह की 70% से ज्यादा जनसंख्या अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में है, मतलब वो किसान है और किसानी कर रहे हैं। ठीक, अगर 70% से ज्यादा लोग कोई खेती किसानी कर रहे हैं किसी जगह पे, तो उसको क्या माना जाएगा, गांव माना जाएगा।
समझ में आया आपको? ठीक। अब सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप बात करें तो देखिए आपको यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी मिल रहा था। ठीक। आपको उद्योग करने वाला भी मिल रहा था, आपको पुरोहित भी मिल रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि किसान नहीं मिल रहे थे, अनाज उगाने वाले वो भी थे, लेकिन उसके साथ साथ आपको पुरोहित भी मिल रहे थे जो पूजा पाठ कर्म कांड वगैरह करवाते हैं। इसके अलावा आपको योद्धा वर्ग भी मिल रहा था, व्यापारी वर्ग भी मिल रहा था, लेबर वर्ग भी मिल रहा था जो सड़कें बना रहा था, मकान बना रहा था, ये सारी चीजें कर रहा था। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चलता है कि ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता की जो जनसंख्या थी वो एग्रीकल्चर या कृषक नहीं थी। ठीक। तो नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन ज्यादा होने का मतलब साफ साफ है कि ये क्या रहा होगा? शहर रहा। क्योंकि शहरों में आपको किसान नहीं मिलेंगे, या अगर मिलेंगे भी तो बहुत कम मिलेंगे। ठीक। ऐसा नहीं है कि किसान नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। ज्यादातर किसान कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं, क्योंकि खेती किसानी कहाँ होती है? गांव में होती है। और भाई अपना खेत छोड़ करके कोई शहर में आके तो रहेगा नहीं, तो वो गांव में ही रहते हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे किसी भी गांव में, तो ज्यादातर आपको जो लोग मिलेंगे वो किसान मिलेंगे, जो कृषि कर रहे हैं, जो अनाज उगा रहे हैं, अनाज फल जो भी चीजें उगा रहे हैं। ठीक। लेकिन आपको शहरों में कैसे लोग मिलेंगे? जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट उतना नहीं कर रहे हैं, वो अन्य एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शहरों में आपको नौकरी करने वाले मिल जाएंगे, शहरों में आपको ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, मोमोज का ठेला लगाने वाले, चाउमीन का ठेला लगाने वाले, रेस्टोरेंट वाले, ये सब मिलेंगे आपको। लेकिन आपको किसान नहीं मिलेगा शहरों में। ठीक। क्योंकि किसान कहाँ रहता है? गांव में रहता है। समझ में आया आपको? तो नॉन एग्रीकल्चरल गैर कृषक जनसंख्या होने का मतलब ये है कि यहाँ जो शहरी, ये अर्बन सिविलाइजेशन, नगरीय तत्व ये भी है, नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। क्लियर हुआ ये? ठीक। इसके अलावा आपको यहाँ पर मल्टी रेशियल सोसाइटी दिख रही है। मल्टी रेशियल सोसाइटी मतलब हिंदी में बात करें बहुप्रजातीय समाज। ठीक। बहुप्रजातीय समाज। देखिए बहुप्रजातीय समाज आपको कहां मिलेगा? जहां पर अलग अलग प्रजाति के लोग रह रहे हैं। हमने जब इसमें पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यहां से हमको द्रविडियंस भी मिल रहे थे, यहां से हमको प्रोटो ऑस्ट्रलाइट भी मिल रहे थे, इसके अलावा हमको एल्पाइन भी मिल रहे थे, और हमको मोंगोलाइट्स भी मिल रहे थे। सभी प्रजाति के लोग मिल रहे थे, और सभी प्रजातीय अलग अलग प्रजातियों के लोग आपको कहाँ मिलेंगे? आपको शहरों में मिलेंगे अलग अलग प्रजातियों के। आप अगर नोटिस करें तो शहर में आपको जितनी ज्यादा विविधता मिलेगी उतनी गांव में नहीं मिलेगी। हमारे देश में कई कई गांव ऐसे हैं जो विशेषकर एक जाति के गांव हैं। अब आप सोच सकते हैं। और चूंकि शहरों में नौकरी की संभावना या काम करने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ठीक। आप शहरों में देखें, आपको अलग अलग टाइप के ब्रांड के कपड़ों की दुकानें मिल जाएंगी, आपको अलग अलग चीजें खाने की, अलग अलग चीजें वैरायटीज इतनी मिलेंगी। क्या आपको इतनी वैरायटीज गांव में मिलती है? ठीक। तो शहरों में क्या है? अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर कोई दूर से आया हुआ व्यक्ति भी मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, हम बात करते हैं मुंबई की, जो हमारी आर्थिक राजधानी है मुंबई। मुंबई में आपको इंडियंस के अलावा भी फॉरेनर्स भी आपको मिल जाएंगे जो वहां रह रहे हैं। मतलब फॉरेनर्स मतलब अलग रेशियल्स के लोग। जैसे आपको वहां पे इजराइल के यहूदी लोग भी मिल जाएंगे। ठीक। इसके अलावा दूसरे देश के क्रिश्चियंस भी मिल जाएंगे आपको, चाइनीज मिल जाएंगे आपको, मोंगोलाइट्स मतलब एक तरीके से कहा जाए नॉर्थ ईस्ट के लोग आपको मिलेंगे वहां पर शहरों में, या तो नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक। तो मतलब क्या है इसका? मल्टी रेशियल सोसाइटी आपको वहीं मिलेगी जहां अर्बन होगा। क्योंकि भाई देखिए नगर में ही आपको अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक। गांव में तो आपको इतने अच्छे कॉलेजेस, इतने अच्छे स्कूल वगैरह नहीं मिलेंगे।
ये सब कहाँ मिलता है? शहरों में मिलता है। शहरों में इसके अलावा नौकरी करने की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा रहती हैं इन कंपैरिजन टू गांव के। तो जाहिर सी बात है वहां मल्टी रेशियल लोग आपको शहरों में मिलते हैं। ठीक, आप देखेंगे वहां पर आपको अफ्रीकन भी मिल जाएगा कोई ना कोई। जैसे उदाहरण के तौर पर मुंबई हमने बोला, चलिए अब न्यूयॉर्क की बात करते हैं। आप न्यूयॉर्क जाएंगे, आपको न्यूयॉर्क में हर प्रजाति का व्यक्ति मिलेगा। ठीक है, तो ये हर प्रजाति का व्यक्ति जो मिल रहा है, ये क्या आधार है? इसका आधार ये है कि ये शहर है, क्योंकि शहरों में ही आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रजाति, अलग अलग जाति के लोग आपको देखने को। क्लियर? तो ये जो था, ये था सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय तत्व। सबसे पहला क्या था? टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा बाह्य व्यापार, स्पेशली बाह्य व्यापार, क्योंकि देखिए इंटरनल ट्रेड तो गांव से भी होता है, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड जो होता है वो जनरली शहरों में होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया बस्ती का आकार, साइज ऑफ सेटलमेंट। अगर 20 हेक्टेयर से कम है तो वो गांव है, और अगर 20 हेक्टेयर से ज्यादा है तो वो शहर है। और यहाँ के ज्यादातर हमको जो जगह मिली है वो 20 हेक्टेयर से ज्यादा मिली है। इसके अलावा हमको इनकी स्क्रिप्ट मिली है, लिपि मिली है, मतलब ये लोग ज्यादा एजुकेटेड थे। ठीक, इसके अलावा हमको गैर कृषक कार्यों में काम करने वाले लोग ज्यादा मिले, नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन ज्यादा मिला। ये भी एक अर्बन एलिमेंट है। और मल्टी रेशियल सोसाइटी। ठीक, बहुप्रजातीय समाज। ठीक, तो ये सब क्या थे? सिंधु घाटी के नगरीय तत्व। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो ये था अर्बन एलिमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, अब जो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का पतन, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, इन डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए ये जो इतनी बड़ी सभ्यता थी, ठीक, इसका पतन कैसे हुआ? ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको हर बार ये चीज बताई थी, चूंकि इनकी स्क्रिप्ट होने के बावजूद हम उसको पढ़ नहीं पाए, तो इस आधार पर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आंकलन लगा सकते हैं जैसे अभी तक हमने इनका आंकलन लगाया। मतलब जो हमें जमीन से खोद करके जो तथ्य हमको मिले हैं एक्सकेवेशन से, उसी आधार पर हम ये बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा। ठीक, अब यहां पर भी दो तरीके की थ्योरीज दी गई हैं। देखिए चूंकि इसका कोई लिखित साक्ष्य है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर भी अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बात कही। जैसे आप याद करिए, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांत में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही थी, तो इनके पतन के बारे में भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही। ठीक, लेकिन मुख्यतः अगर हम बात करें तो इनके पतन के दो सबसे सिग्निफिकेंट रीजंस जो दिए गए हैं, सबसे पहला है, अगर हम बात करें, इनका सडन डिक्लाइन। हिंदी में बोलेंगे आकस्मिक पतन। आकस्मिक पतन। ठीक, मतलब अचानक से पतन हो जाना, मतलब कोई चीज ऐसी हुई ड्रास्टिक और एकदम से पूरी सभ्यता जो हो गई वो समाप्त हो गई। सडन मतलब अचानक होना, आकस्मिक होना। ठीक, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि इनकी जो पतन हुआ है वो आकस्मिक हुआ है, सडन हुआ। ठीक, मतलब कुछ ऐसी चीज हो गई कि एकदम से पूरी सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। दूसरा जो है,
अगर हम बात करें तो दूसरा जो दिया गया वो दिया गया ग्रेजुअल डिक्लाइन। ग्रेजुअल डिक्लाइन का मतलब है क्रमिक पतन। कुछ इतिहासकारों ने इसको ये कहा कि नहीं भाई, इनका एकदम से पतन नहीं हुआ, इनका धीरे 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 पतन हुआ है। ठीक, तो दो तरीके की फंडामेंटल थ्योरी सामने आ रही थी, फंडामेंटल तथ्य सामने आ रहा था, जिसमें इन्होंने बताया कुछ लोगों ने कि नहीं साहब, इनको एकदम से इनकी सभ्यता खत्म हुई है, सडन डिक्लाइन हुआ, आकस्मिक पतन हुआ है। लेकिन कुछ लोग इस बारे में कह रहे हैं कि इनका पतन ग्रेजुअल हुआ है, क्रमिक तरीके से हुआ है, मतलब एकदम से इनका पतन नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। ठीक, अब सडन डिक्लाइन में भी क्या क्या कारण दिए गए, कौन कौन सी थ्योरी दी गई, वो हम देखते हैं। आकस्मिक पतन में भी सबसे पहली जो थ्योरी थी, ठीक है, वो थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ये सब हम थ्योरीज एक एक करके अभी पढ़ेंगे। ठीक, अभी आप सिर्फ नोट कर लीजिए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी मतलब आर्यों के, ठीक है, आक्रमण सिद्धांत। ठीक है, आर्यों का आक्रमण सिद्धांत। ठीक, दूसरा बात करें अगर हम, तो दूसरा है फ्लड। हिंदी में इसको बोलेंगे बाढ़। कुछ लोगों ने यह कहा कि बाढ़ आ गई और बाढ़ आकर के आकस्मिक तौर पर इनकी पतन हो गया। और तीसरा जो थ्योरी हमें पढ़नी है वो पढ़ना है एपिडेमिक या पेंडेमिक। हिंदी में बोलेंगे महामारी। तो तीसरा जो तथ्य दिया गया वो ये दिया गया कि यहां पर महामारी या कोई बीमारी फैल गई, जिसके चलते क्या हो गई, ये सभ्यता की समाप्ति हो गई। ठीक, पतन हो गया। तो सडन डिक्लाइन में हमको तीन थ्योरीज पढ़नी है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यों का आक्रमण सिद्धांत, इसके अलावा फ्लड या बाढ़, और तीसरा एपिडेमिक या महामारी। ठीक, ग्रेजुअल डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला दिया गया चेंज इन रिवर कोर्स। चेंज इन रिवर कोर्स, इसका मतलब हिंदी में होता है नदी द्वारा मार्ग बदलना। नदी द्वारा मार्ग बदलना। ठीक, नदी द्वारा मार्ग बदलना। ठीक है, इसको ग्रेजुअल डिक्लाइन बोला गया। क्लियर है? ठीक, तो पहला क्या था, चेंज इन रिवर कोर्स, नदी द्वारा मार्ग बदलना। दूसरा बात करें, दूसरा था इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इसको क्या बोलेंगे, पारस्परिक असंतुलन। पारस्परिक, पारिस्थितिक, पारिस्थितिकी असंतुलन, असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। और तीसरा है चेंज इन क्लाइमेट। चेंज इन क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। ठीक, तो ये 6 डिक्लाइन या इनके पतन के कारण दिए गए। मुख्य दो थे, आकस्मिक पतन सडन डिक्लाइन, और ग्रेजुअल डिक्लाइन क्रमिक पतन। इसके अंदर आकस्मिक पतन के अंदर तीन थे, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, फ्लड या बाढ़, या एपिडेमिक महामारी। और ग्रेजुअल डिक्लाइन में क्या क्या था, चेंज इन रिवर कोर्स, नदी द्वारा मार्ग बदलना, इसके अलावा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, पारिस्थितिक की असंतुलन, और तीसरा था चेंज इन क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन। ठीक, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 6 कारण दिए गए। ठीक, अब सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए पहले हम पढ़ेंगे आकस्मिक कारण। आकस्मिक कारण मतलब आकस्मिक पतन, और आकस्मिक पतन में भी सबसे पहली कौन सी है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ठीक, ये चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे
आर्यन इन्वेजन थ्योरी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये आर्यों ने इन्वेजन थ्योरी दी किसने थी। सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि ये जो थ्योरी दी है ये दी किसने, सिद्धांत जो दिया है ये दिया किसने। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट वाज गिवन बाय, ठीक, तो नाम नोट कर लीजिए, मॉर्टिमर व्हीलर, ठीक, स्टुअर्ट पिगट, ठीक, और इसके अलावा गॉर्डन चाइल्ड। तो इन तीन लोगों ने इस थ्योरी को दिया। और मैंने आपको बताया था, ओरिजिन थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था कि जो ये ऐसे साम्राज्यवादी हिस्टोरियंस थे, इंपेरियलिस्टिक हिस्टोरियंस थे, जो हमेशा से इस बात को मानते थे कि अंग्रेज जो भारत पर राज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही। ये मैंने आपको बताया था, ये लोग ऐसे व्यक्ति थे जो इस बात को मानते थे कि कुछ भी करके अंग्रेजों का जो शासन है वो इस देश में सही। और इसीलिए जब भी कभी नेशनल मूवमेंट में कोई चीजें होती थी तो ये उसके अगेंस्ट में बात करते थे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या थ्योरी दी कि आर्यों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और इन्होंने ही इस सभ्यता को खत्म किया। तो इन्होंने किसको जिम्मेदार माना? आर्यंस को जिम्मेदार माना। आर्यंस मतलब जो आज हिंदू हैं, ठीक है, उनके पूर्वजों को क्या माना जाता था? आर्य माना जाता था। आज जो हम सब हिंदू हैं, ठीक, तो हम जो हिंदू हैं, ठीक है, उनके पूर्वजों को क्या माना जाता था? आर्य। आप देखेंगे रामायण और महाभारत में, ठीक, आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे जो पूर्वज हैं, चाहे वो जो भी हों, ठीक है, तो उनको आर्य कहा जाता था। जैसे आप याद करिए, भगवान श्री राम को सीता माता क्या कहती थी? आर्य कहती थी। ठीक, तो आर्य, तो इनका मानना ये था, इन हिस्टोरियंस का, कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और इस सभ्यता को खत्म कर दिया। ठीक, अब जाहिर सी बात है, आपने बोल तो दिया, लेकिन आप एविडेंस दीजिए, साक्ष्य दीजिए, बिना हम उसके तो नहीं मानेंगे कि भाई आर्यों ने खत्म कर दिया, आपने बोल दिया, हम ऐसे कैसे मान। फिर इन्होंने बोला कि चलिए हम साक्ष्य देते हैं। ठीक, इन्होंने एविडेंस दिए, कुछ साक्ष्य दिए। ठीक, इन्होंने सबसे पहला साक्ष्य क्या दिया कि मोइनजोदाड़ो, मोइनजोदाड़ो से हमको 26 मानव कंकाल मिले, ह्यूमन स्केलेटन। ठीक, इन्होंने क्या बताया कि मोइनजोदाड़ो से हमको ऐसे 26, ठीक, ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल मिले हैं जिनके उस पे धारदार हथियार से आक्रमण करके मारने के साक्ष्य मिले। मतलब दे ऑल आर वाउंडेड बाय शार्प वेपन्स। मतलब कि इसमें क्या दिखाया है कि ये 26 जो मानव कंकाल मिले, इसमें दिखा है कि इनको बहुत बड़े धारदार हथियार से इनको मारा गया है। ऐसे 26 कंकाल मिले हैं मोइंजोदाड़ो से। ठीक, तो इन्होंने तथ्यों के तौर पर यह कहा कि भाई आर्यंस यहाँ आए, उन्होंने यहाँ के लोगों पर आक्रमण किया, उनको मारा और उसके ऊपर फिर उन्होंने राज करना शुरू कर दिया। तो मोइनजोदाड़ो से 26 नर कंकाल मिले हैं जिनके शरीर, जिनके उसमें देखा गया है कि इनको धारदार हथियार से मारा गया। ठीक, 26 ह्यूमन स्केलेटन। इसके बाद बात करें, इन्होंने एक और तथ्य भी दिया। इन्होंने बताया कि ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है? हम हिंदुओं की जो सबसे पवित्र किताब है वो ऋग्वेद है। ठीक है, आर्यों की जो किताब, जो इनको शिक्षा दी जाती थी, वो वेदों की शिक्षा दी जाती थी, ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद जो है वो आर्यों की सबसे सेक्रेड बुक्स या पवित्र ग्रंथ है। ठीक, अब बात करें ऋग्वेद का, तो जैसे बाकी किताबों में जैसे चैप्टर्स होते हैं, ऐसी ऋग्वेद में भी 10 मंडल है। हम पढ़ेंगे आगे, जब वैदिक कल्चर पढ़ेंगे तो हम ऋग्वेद पढ़ेंगे। तो इसका जो छठवां मंडल है, ठीक, इस पे एक बात लिखी हुई है,
जो इसका 6वां मंडल है उसमें एक बात लिखी हुई है कि आर्यों के राजा या कहें देवराज इंद्र, ठीक, इसमें यह बात लिखी है कि देवराज इंद्र ने हरियुप्पा नामक एक जगह पर आक्रमण किया था। यहां पर इसमें क्या लिखा है, हरियुप्पा, ठीक। तो हरियुप्पा नामक जगह पर इंद्रदेव ने आक्रमण किया, ठीक। और वहां पर क्या किया उन्होंने, किलों को तोड़ा, ठीक। दे हैव डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्स, मतलब जो भी किले थे उनको क्या कर दिया गया था, वहां के तोड़ दिया गया था। और इन्होंने इसका क्या क्या टाइटल लिया, पुरंदर का टाइटल लिया, ठीक। मतलब कि ऋग्वेद के 6वें मंडल में यह लिखा है कि जो आर्यों के देव थे इंद्रदेव, उन्होंने हरियुप्पा नामक जगह पर आक्रमण किया, ठीक। और वहां के पूरे किलों को तोड़ दिया, और इसीलिए वो क्या कहलाए, पुरंदर कहलाए। ये किसने बोला एविडेंस के तौर पर, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगेट और गॉर्डन चाइल्ड। इन्होंने क्या बताया कि भाई आपकी तो किताब में ये चीज लिखी हुई है 6वें चैप्टर में कि आपके जो इंद्रदेव हैं वो आए, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण किया हरियुप्पा नामक जगह पे, और इनके जितने किले थे सब तोड़ दिए, और क्या कहलाए, पुरंदर कहलाए। तो ये दूसरा साक्ष्य था, ठीक। तीसरा साक्ष्य उन्होंने एक और दिया, आप याद करिए, हमें RH-37 सिमेंट्री मिली थी हड़प्पा से, RH-37 सिमेट्री मिली थी हड़प्पा से, याद करिए, ठीक। सिमेट्री का मतलब होता है शमशान घाट, ठीक। जहां पर दफन किया जाता है लोगों को उसको कहा जाता है शमशान घाट, सिमेट्री। और मैंने आपको बताया था RH-37 सिमेट्री जो है शमशान घाट, वो यहाँ मिला है, और उसमें ज्यादातर स्केलेटन किसके मिले हैं, फॉरेनर्स के मिले। मैंने आपको बताया था किसके स्केलेटन्स मिले हैं, फॉरेनर्स के मिले। तो ये क्या बता रहा है कि ये आक्रमणकर्ता यहाँ आए होंगे तो इनके भी कुछ मरे होंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है कि लड़ाई होगी तो दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे, तो इनके भी कुछ मरे होंगे, तो उन्हीं को क्या कर दिया गया होगा, यहाँ दफना दिया गया होगा, ठीक। तो ये जो इतिहासकार थे मॉर्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगेट और गॉर्डन चाइल्ड, इन तीनों ने तीन बातें कही जिस आधार पर इन्होंने कहा कि भाई आर्यों ने आक्रमण करके इस सभ्यता को खत्म किया। सबसे पहला तथ्य उन्होंने दिया मोहनजोदाड़ो से, जहां से 26 मानव या नर कंकाल मिले, जिसमें धारदार हथियार से उनको मारने के साक्ष्य मिले। इसके अलावा ऋग्वेद के 6वें मंडल में यह कहा गया कि इंद्र हरियुप्पा नामक शहर पर आक्रमण करेगा, और वहां पर उनके किलों को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और इसीलिए क्या कहलाया, पुरंदर कहलाया। इसके अलावा हमको शमशान घाट मिला है RH-37, कहां से मिला, हड़प्पा से, जहां पर ज्यादातर किसकी कब्रें दफन की गई हैं, फॉरनर्स की कब्रें दफन की गई हैं। तो इन तीन तथ्यों के आधार पर मॉर्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और गॉर्डन चाइल्ड ने इस बात को कहा कि आर्य आए, आर्यों ने आक्रमण किया और इस सभ्यता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्लियर। लेकिन इसके कुछ नगेट्स भी हैं या कहे क्रिटिक्स भी हैं। देखिए, कोई भी आक्रमण पूरी तरीके से किसी सभ्यता को खत्म नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी आक्रमण करता। आप देखिए, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान पे कितने लोगों ने इतिहास में आक्रमण किया। अगर आप शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में सबसे पहले ईरानियों ने हम पर आक्रमण किया, उसके बाद फिर ग्रीक वाले आए, अलेक्जेंडर आए, शक आए, कुषाण आए, कुषाणों के बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फिर हमारे मोहम्मद गौरी आए, महमूद गजनवी आए, अरबों ने आक्रमण किया। अरबों के बाद दिल्ली सल्तनत में लोग रहे, फिर इसके बाद मुगल काल आया, मुगल काल के बाद फिर अंग्रेज आए। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि हमें कितने सालों तक इन लोगों ने हमके ऊपर शासन किया। तो क्या हमारी सभ्यता खत्म हो गई? आप सोचिए ना, इतने बार आक्रमण किया एक देश पे, तो क्या हिंदू समाज खत्म हो गया? खत्म तो नहीं हुआ, हिंदू समाज आज भी बना हुआ है, ठीक। तो कोई भी आक्रमण ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी सभ्यता को खत्म कर दे एक बार में। ये नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता।
कि एक आक्रमण पे पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो जाए। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक। तो ये स्टोरी को या ये जो थ्योरी है इसको इसलिए भी नेगेट कर दिया गया कि भले ही आप कितने भी ताकतवर हों लेकिन किसी भी सभ्यता को आप पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। ठीक। भारत पर तो कितने लोगों ने राज किया, तो क्या भारत में हिंदुओं को खत्म कर दिया गया? भाई अगर आप देखें तो मुसलमानों का जो राज है, ठीक है, वो तकरीबन नहीं तो 600 से 700 800 साल चला भारत में। भाई पहले अरबों ने आक्रमण किया, फिर तुर्क आए, फिर उसके बाद मुगल आए, सब मुसलमान ही तो थे। तो क्या उन्होंने हिंदुओं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया? नहीं कर पाए। तो कोई भी आक्रमण ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरी तरीके से उस सभ्यता को खत्म कर दे। तो इसलिए इस थ्योरी को नेगेट कर दिया गया, ये थ्योरी नहीं मानी। क्लियर हुआ ये? दूसरा लिखेंगे फ्लड, जिसे हिंदी में बोलते हैं बाढ़। अब देखिए कुछ इतिहासकारों ने ये कहा कि ये सभ्यता, चूंकि इस सभ्यता में जितने भी हमें साइट्स मिली, ठीक, सारी साइट्स किसी न किसी नदी के किनारे थी। तो इन तथ्यों को मानने वाले जो इतिहासकार थे वो ये कह रहे थे कि भाई इन्हीं में से किसी नदियों में बाढ़ आ गई होगी और बाढ़ में ये सभ्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक। अब ये बाण वाली सभ्यता या कहें बाण से खत्म होने वाली सभ्यता, ये थ्योरी किसने दी? ठीक। तो ये थ्योरी देने वाले थे, सबसे पहले बात करें तो जॉन मार्शल। ठीक। याद करिए ये जॉन मार्शल कौन थे? ठीक। ये वही हैं जिन्होंने, जिनके समय पर सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई शुरू हुई थी। एएसआई के चीफ उस टाइम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ कौन थे? जॉन मार्शल। क्लियर? तो जॉन मार्शल थे। इसके अलावा रंगनाथ राव, श्री रंगनाथ राव। ठीक। इन्होंने कहाँ की खोज करी थी? लोथल की। याद करिए, लोथल में रंगनाथ राव। इसके अलावा बात करें तो एक और थे हिस्टोरियन मैके। ठीक। तो जॉन मार्शल, रंगनाथ राव और मैके, इन्होंने इस बात को कहा कि भाई ये सभ्यता बाढ़ से खत्म हुई, फ्लड से खत्म। ठीक। इसके लिए इन्होंने एविडेंस क्या दिया? ठीक। तो सबसे पहला एविडेंस दिया जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने नाम लिया मोइनजोदारो का, क्योंकि मोइनजोदारो से इनको 7 परतें मिली हैं, 7 लेयर्स ऑफ सैंड। रेत की 7 परतें मिली हैं यहां से, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, 7 परतें। इससे इन्होंने क्या साक्ष्य निकाला कि मोइनजोदाड़ो में 7 बार बाढ़ आई हो। भाई समुंदर में अगर नदी में बाढ़ आएगी, ठीक, तो आप जानते हैं नदी में क्या होती है? रेत होती है। तो जब बाढ़ आएगी तो वो पानी क्या हो जाएगा? अपने साथ क्या ले आएगा? रेत भी ले आएगा। धीरे धीरे पानी तो बह जाएगा लेकिन रेत जो है वो सरफेस पे बनी रह जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो यहाँ पर ऐसी 7 लेयर मिली है। 7 लेयर का मतलब ये है कि मोइनजोदाड़ो में 7 बार बाढ़ आई होगी, तभी तो 7 लेयर मिल रही है सैंड की, अलग अलग। ठीक। क्लियर हो रहा है? तो 7 लेयर्स ऑफ सैंड मिल रही है। इसके अलावा रंगनाथ राव ने भी इस बात को बोला कि भाई लोथल से हमको बाढ़ के साक्ष्य मिले। ठीक है। लोथल वाली बात किसने कही? रंगनाथ राव ने। हाँ। और ये मोहनजोदाड़ो वाली बात किसने कही थी? जॉन मार्शल। इसके अलावा जो मैके थे उन्होंने भी कहा कि उनको चानुदारो से बाढ़ के एविडेंस मिले। कहां से एविडेंस मिले हैं? चानुदारो से। इस आधार पर यह कहा जा सकता है इन 3 हिस्टोरियंस के द्वारा कि भाई बाढ़ से इस सभ्यता की समाप्ति हुई या पतन हुआ। ठीक। लेकिन इनकी थ्योरी में भी एक सवाल उठता है। देखिए ये कोई छोटी मोटी, जैसे कहा जाए, या कम एरिया वाली सभ्यता नहीं थी। 12,99,000, ठीक है, एरिया जिसका हो, वो सभ्यता क्या सिर्फ बाढ़ से खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी सभ्यता? इज इट पॉसिबल? बाढ़ से कुछ क्षेत्र डूब सकता है,
पूरा हिंदुस्तान नहीं डूब सकता बाढ़ से। अब बात समझ रहे हैं? ठीक। तो बाढ़ वाला तथ्य जो आप दे रहे हैं वो हो सकता है कि कुछ शहर तबाह हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि बाढ़ से तबाही नहीं हो सकती, कुछ जगहों पर हो सकती, लेकिन क्या पूरा देश तबाह हो गया? ठीक। पूरी इतनी बड़ी जो है समाप्त हो गई सिविलाइजेशन, सभ्यता? दिस इज नॉट पॉसिबल। 12,99,000 एरिया की सिविलाइजेशन को आपको लगता है, ठीक, कि एक बाढ़ से वो साफ हो जाएगी? दिस इज नॉट पॉसिबल। शहर हो सकते हैं, ठीक, लेकिन पूरी की पूरी सभ्यता नहीं हो सकती। ठीक। तो इनकी थ्योरी को भी क्या किया गया? निगेट किया गया। ठीक। आपको याद रखना है किसने कौन सी थ्योरी दी थी। तो जॉन मार्शल, रंगनाथ राव और मैके, इन्होंने क्या बोला कि बाढ़ से जो है ये जो सभ्यता है ये समाप्त हो गई। ठीक। ये पॉइंट सारे नोट करते चलिएगा। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, फ्लड, बाढ़। अगला बात करें, अगला है एपिडेमिक, महामारी, या इसको पेंडेमिक भी कहते हैं। एपिडेमिक, महामारी। ठीक। ये थ्योरी देने वाले कौन थे? ठीक। तो ये थ्योरी देने वाले सज्जन का नाम था जॉन कैनेडी। क्या था? जॉन कैनेडी। हिंदी में लिखेंगे जॉन, ठीक है, और कैनेडी। ठीक। तो जॉन कैनेडी साहब ने इस बात को कहा कि भाई ये सभ्यता महामारी से खत्म हुई, एपिडेमिक्स। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये पेंडेमिक या महामारी किसको कहते हैं। देखिए, अगर कोई भी बीमारी है, ठीक, अगर वो ज्यादातर लोगों तक फैल रही है, ठीक, और अगर उसका एंटीडोट आपको नहीं मिल पा रहा, मतलब कि कोई बीमारी जो है वो एक तो बाहर निकलना चाह रही है, ठीक, और दूसरा, ठीक है, जो बीमारी है, ठीक है, वो फैलती जा रही है, ठीक, और दूसरी बात उसका अगर कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो ऐसी डिजीज को हम पैंडेमिक डिजीज या महामारी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब एक तो ये चीज फैलती जा रही है ये बीमारी, और इसका कोई इलाज नहीं है, तब डब्ल्यूएचओ इसको क्या कह घोषित करती है? एक महामारी। जैसे कोविड 19। कोविड 19 में जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी तब तक ये लोगों में फैला जा रहा था, और लोगों में फैला जा रहा था, तो और इसके कारण क्या हो रही थी? लोगों की डेथ भी हो रही थी। तो फाइनली फिर डब्ल्यूएचओ को क्या घोषणा करनी पड़ी कि भाई ये महामारी है, पैंडेमिक। ठीक। तो इनका कहना ये था, जॉन कैनेडी साहब का, कि यहाँ पर भी कोई डिजीज आई होगी, महामारी आई होगी, ठीक, और इसने क्या कर दिया? पूरी की पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया। एविडेंस के तौर पर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बताया कि इनको मोहनजोदाड़ो से एक कंकाल मिला, ह्यूमन स्केलेटन एक, ठीक है, मानव कंकाल मिला, जिसके तथ्यों में पता चला कि इसकी मौत मलेरिया की वजह से हुई। मतलब कि मोहनजोदाड़ो में एक ह्यूमन स्केलेटन मिला जिसमें देखा गया एविडेंस के तौर पर कि इसकी मृत्यु किससे हुई है? मलेरिया से। ठीक। तो इस आधार पर जो जॉन कैनेडी साहब हैं उन्होंने ये मान लिया कि भाई जब वहां एक की मृत्यु ऐसे हो सकती है तो और किसी की भी हो सकती है, ठीक है, और लोगों की भी हो सकती है। ठीक। तो मलेरिया को उन्होंने ये मान लिया कि मलेरिया हो सकता है एक ऐसी बीमारी हो गई हो जिसका इनके पास कोई इलाज ना हो, और ये पूरी तरीके से क्या हो गई? सभ्यता को खत्म कर दिया। ठीक। तो ये किसने दिया? जॉन कैनेडी। लेकिन अब इसमें भी एक डाउट उठ रहा है। डाउट इसलिए उठ रहा है कि अगर मलेरिया को हम मान भी लें कि मलेरिया के होने से ये सभ्यता समाप्त हुई, तो जो बाकी हमें नरकंकाल मिले हैं उन पर भी मलेरिया के स्ट्रेन्स होने चाहिए थे। भाई पूरे पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में अगर एक जगह से एक कंकाल मलेरिया का मिल गया, तो आप क्या मान लेंगे कि सभी लोग मलेरिया से मरे? ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर मरे भी हैं तो भाई जो हम बाकी नरकंकाल निकाल रहे हैं उसमें उसका एविडेंस क्यों नहीं मिल रहा? तो इससे ये पता चलता है कि एक अकेली बीमारी से सब लोग नहीं मरे,
वरना उनके शरीर में भी वो तत्व होता। अगर सभी के शरीर में मलेरिया का तत्व होता तब हम ये मान सकते थे, हाँ यहाँ पे महामारी आई, मलेरिया आया और सबको लेके अपने साथ चली गई। ठीक। लेकिन चूंकि सिर्फ एक कंकाल मिला और उस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि ये महामारी से लोग खत्म हो गए, तो ये कहना ठीक। तो ये था एपिडेमिक या महामारी। ठीक। तो ये था सडन डिक्लाइन। ठीक। सडन डिक्लाइन में हमने तीन थ्योरी पढ़ी। सबसे पहली थ्योरी हमने पढ़ी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, दूसरा हमने पढ़ा फ्लड या बाढ़, और तीसरा क्या पढ़ा, एपिडेमिक महामारी। क्लियर है। ठीक। अब हम आते हैं ग्रेजुअल डिक्लाइन। ग्रेजुअल डिक्लाइन में सबसे पहला जो है वो है चेंज इन द रिवर कोर्स। चेंज इन रिवर कोर्स, इसका मतलब क्या है, नदी का मार्ग परिवर्तन होना। नदी का मार्ग परिवर्तन मतलब नदी ने अपनी जगह बदल ली। देखिए, ये सबसे ऑथेंटिकेट रीजन माना जाता है। मतलब ये सबसे ज्यादा जिसे कहा जाए ऑथेंटिकेट रीजन, और या प्रैक्टिकल भी लगता है। देखिए, आज की डेट में जो हड़प्पा या मोइनजोदाड़ो की अगर हम बात करें, ये हमको दूसरे दूसरे शहरों से मिले, लेकिन जब भी कभी ये, ठीक है, ये दूसरे दूसरे उसमें मिले हैं। ठीक। लेकिन जब इसका अलग अलग नदियों के करीब मिले, मैंने आपको बताया था, हड़प्पा किस नदी के करीब था, रावी नदी के। मोहनजोदाड़ो किसके करीब था, सिंधु नदी के। रिवर कोर्स पे ही थे ना सारे लोग, सारे सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स किसी न किसी नदी के किनारे थे। अब जब इसको खोजा गया, जैसे हड़प्पा को खोजा गया, तो देखा गया कि ये रावी नदी से काफी दूर ये शहर मिला। भाई, काफी दूर ये शहर मिला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अंत में आते आते नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिसके कारण वो शहर से क्या हो गई, दूर हो गई। अब जब शहर से दूर हुई तो सॉइल भी जो हो गई वो फर्टाइल नहीं रही। ठीक। पानी की कमी हो गई। भाई, क्या कमी हुई, पानी की कमी हो गई। तो ये माना जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया, ठीक, जिससे यहाँ पर सूखा पड़ने लगा, और जब सूखा पड़ने लगा तो खेती किसानी नहीं हो रही। तो खेती किसानी नहीं होने के चलते इन्होंने क्या तय किया होगा, इन्होंने अपनी जगह बदल ली होगी, क्योंकि भाई खेती किसानी हो नहीं पा रही, पानी है नहीं। ठीक। तो पानी जब है नहीं तो फिर यहाँ रहने का फायदा क्या। तो जो हिस्टोरियंस थे वो ये मान रहे थे, चूंकि नदियों ने अपना प्रवाह बदल दिया, वो अकेली पड़ गई, और इसी कारण से, ठीक है, लोग जो वहां के हो गए, ठीक, वो वहां से पलायन करने लगे, क्योंकि वहां पे नदी हट गई, नदी का मार्ग हट गया तो पानी की समस्या हो गई। पानी की समस्या हुई तो एग्रीकल्चर की समस्या हो गई। ठीक। तो लोग क्या करें, वहां से पलायन करने लगे। तो चेंज इन रिवर कोर्स, नदी का मार्ग परिवर्तन, ये थ्योरी देने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा, ये थ्योरी देने वाले जो थे वो थे, सबसे पहले बात करें तो पहले थे टी एच लैम्ब्रिक। टी एच लैम्ब्रिक। इसके अलावा बात करें तो माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स, इन दोनों ने ये थ्योरी दी, और इसी थ्योरी को ज्यादा मान्य दिया जा रहा है कि हाँ भाई, ये हो सकता है कि नदियों का प्रवाह बदल गया, नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए, यहाँ पर इनके शहरों में सूखा पड़ने लगा, कृषि हो नहीं रही थी, पानी मिल नहीं रहा था। इस आधार पर मुझे जो लगता है, जो इतिहासकारों को लगता है, वो ये कि ये लोग वहां से फिर पलायन कर गए। ठीक है। तो नदियों का मार्ग परिवर्तन के चलते ये, ठीक, इसके कुछ एविडेंस भी उन्होंने दिए। एविडेंस में क्या बताया, एविडेंस में उन्होंने बताया कि आज आप मोइनजोदाड़ो चले जाइए, तो मोइनजोदाड़ो पहले हमने क्या पढ़ा, इंडस नदी के उस पे था, बैंक पे, लेकिन अब आप देखेंगे तो तकरीबन 34 किलोमीटर का फर्क है। जहां से मोइनजोदाड़ो मिला है वहां से तकरीबन 34 किलोमीटर दूर सिंधु नदी। तो इससे क्या पता चल रहा है, सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। क्लियर हुआ ये। ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात करते
इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक, सबसे पहली बात तो ये जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिस्थितिकी असंतुलन। परिस्थितिकी असंतुलन। तो ये परिस्थितिकी असंतुलन हुआ कैसे? सबसे पहले तो इस थ्योरी को देने वाले कौन थे? तो इनका नाम नोट कर लीजिए, फेयर सर्विस। इस थ्योरी को देने वाले कौन थे? फेयर सर्विस। फेयर सर्विस, जिन्होंने बताया कि भाई इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के चलते सभ्यता की समाप्ति। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बात करें कि जो ये सभ्यता थी ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी। और अभी हमने टाउन प्लानिंग में पढ़ा था कि इनके जो घर बन रहे थे, ठीक, या फिर इनकी जो नालियां बन रही थी, ठीक, इनके जो ड्रेन्स बन रहे थे, नालियां बन रही थी, ये किसकी बन रही थी? तो हमने पढ़ा था पकी हुई ईंट की, बर्न ब्रिक्स की। ठीक, अब ईंट को पकाएंगे कैसे? भाई पकाएंगे तो उसके लिए आग चाहिए। ठीक, और आग कैसे आएगी? जब आप लकड़ी जलाएंगे। और लकड़ी कहाँ से आएगी? लकड़ी जंगल से ही तो आएगी। ठीक, तो इन्होंने अपना नगरीकरण इतनी तेजी से किया जिसके चलते, ठीक है, और ये हर जगह किसका इस्तेमाल कर रहे थे? पकी हुई ईंट का। अब पकी हुई ईंट को पकाने के लिए आग चाहिए, और आग को जलाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। और लकड़ी कहाँ से मिलेगी? शहर से। ठीक है, जंगल से मिलेगी। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, इनके समय में जंगलों की संख्या कम होती गई। ठीक, और आप जानते हैं जहां पर भी जंगल कम होंगे वहां पर ऑटोमेटिकली रेनफॉल कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा घने जंगल जो रहते हैं तो वहां बारिश भी ज्यादा होती है। तो बात समझ रहे हैं? ठीक, तो अब इन्होंने क्या किया? जंगल काटे होंगे भाई, क्योंकि ईंट की, भाई ईंट को इनको पकाना है। ईंट पकाएंगे कहाँ से? लकड़ी तोड़ के लानी पड़ेगी ना। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया होगा? जंगल को काटा होगा। और जंगल को काटते 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 इतना काट दिया होगा कि वहां पर जंगल बचा ही नहीं होगा, जिसके चलते क्या हुई? बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई तो उसके कारण क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। क्लियर है ये? ठीक, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस समझ में आया आपको? पर्यावरण में मतलब चेंज आ गया। कैसे चेंज आ गया? मतलब कि भाई जो पेड़ थे उसको काटा जा रहा था, अब काटने लगे आप धीरे धीरे पेड़ों को, तो जाहिर सी बात है कि एक टाइम के बाद वो इम्बैलेंस हो ही जाएगा। ठीक, इसको देने वाले कौन थे? फेयर सर्विस। ठीक, इसके बाद अगला बात करें, लास्ट है चेंज इन क्लाइमेट, जलवायु में परिवर्तन। ठीक, देखिए, इसको देने वाले थे ऑरेल स्टीन। इसको थ्योरी देने वाले थे ऑरेल स्टीन। ऑरेल स्टीन ने क्या बोला कि भाई जो जलवायु था, ठीक है, जो रेनफॉल था, वो धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की ओर शिफ्ट हो गया। हम मैप से समझ लेते हैं। ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये आपका पूरा जो ये क्षेत्र था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था, इंडस वैली का। ठीक, पहले लोग यहाँ बसे थे। आप अगर यहाँ पर नोटिस करें तो इसमें राजस्थान का हिस्सा भी आ रहा है, थोड़ा बहुत गुजरात का हिस्सा भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, आज की डेट में आप राजस्थान जाएं तो राजस्थान में आपको क्या नजर आएगा? पूरा रेगिस्तान नजर आएगा। राजस्थान कहाँ है? रेगिस्तान में। और इंडिया में सबसे कम बारिश भी कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। समझते हैं? तो इन्होंने ये बताया कि भाई यहाँ पर जब रेनफॉल कम हुई, ठीक, तो वो रेनफॉल यहाँ पर वेस्ट से किधर शिफ्ट हुई? ईस्ट की तरफ। इसीलिए आप इसके बाद देखेंगे महाजनपद काल में आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में ही लोग सेटल होते हुए नजर आएंगे। आप देख लीजिए भाई, जो मौर्य थे, ठीक है, उनकी राजधानी क्या हुआ करती? पाटलिपुत्र हुआ करती थी ना उनकी राजधानी। पाटलिपुत्र मतलब क्या?
आज का पटना, बिहार का क्या है, पटना पाटलिपुत्र। तो धीरे धीरे लोग पलायन कर गए इस तरह, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन आ गया। आज भी आप देखें तो जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है, ठीक है, यहाँ आज भी सबसे कम बारिश होती है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ठीक, या हमारे यहाँ का राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। ठीक, तो इससे इन्होंने ये आंकलन लगाया कि जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, क्लाइमेट ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, तो लोग भी किस तरफ शिफ्ट हो गए, ईस्ट की तरफ। और इसके बाद से हम जितने भी एम्पायर पढ़ेंगे सबका सेटलमेंट कहाँ रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक, ये चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को। ठीक, तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सिद्धांत। ठीक, अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक, तो हम देखें अगर, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने नगरीय तत्व पढ़े। क्या क्या था, टाउन प्लानिंग, व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड, इसके अलावा साइज ऑफ सेटलमेंट, बस्ती का आकार, स्क्रिप्ट पढ़ी, एजुकेटेड थे ये लोग, नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन ज़्यादा थी, गैर कृषक जनसंख्या, और बहुप्रजातीय समाज। ये सब क्या थे, नगरीय तत्व। इसके बाद हमने इनके पतन के कारण देखे कि इनके पतन के कारण क्या रहे होंगे, आकस्मिक पतन या क्रमिक पतन। आकस्मिक पतन क्या क्या देखा, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, फ्लड, एपिडेमिक, या ग्रेजुअल में क्या देखा, चेंज इन रिवर कोर्स, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और चेंज इन क्लाइमेट। इसके बाद एक एक करके देखा हमने किसने क्या क्या तत्व बताए। आर्यन इन्वेजन थ्योरी किसने दी, मॉर्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगेट और गॉर्डन चाइल्ड ने। इन्होंने क्या बताया, मोहनजोदड़ो में 26 नर कंकाल मिले जिसमें धारदार हथियार से मारा गया है। ऋग्वेद के 6वें मंडल में लिखा कि इंद्र नामक एक देवता के, आर्यों के जो देवता थे, उन्होंने हड़प्पा पर आक्रमण किया और वहां के किलों को तोड़ के अपना किसका टाइटल होल्ड कर लिया, पुरंदर का। इसके अलावा यहाँ से हमें शमशान घाट मिला है जहाँ से हमें फॉरनर्स की कंकाल मिले। इसके बाद कुछ लोगों ने फ्लड के बारे में बोला, बाढ़ के बारे में जॉन मार्शल, रंगनाथ राव मैके। ठीक, इन्होंने कहा मोहनजोदाड़ो में 7 बार हमें 7 लेयर मिली हैं रेत की। इसके अलावा लोथल से साक्ष्य मिला, रंगनाथ राव ने बताया। मैके ने बताया चानुदारो से। इसके बाद बात करें महामारी बताने वाले कौन थे, जॉन कैनेडी, जिन्होंने मलेरिया का एक स्केलेटन देख लिया तो इन्होंने ये थ्योरी दे दी कि सब मलेरिया से मर गए। इसके बाद चेंज इन रिवर कोर्स आया, नदियों ने अपना प्रभाव बदला। ये थ्योरी सबसे ऑथेंटिकेट मानी जाती है। इस थ्योरी को देने वाले थे टी.एच. लाम्ब्रेक और माधव स्वरूप वत्स। इसके अलावा बात करें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, फेयर सर्विस ने दिया, और चेंज इन क्लाइमेट, ओरल स्टीव। क्लियर, तो ये हमारा जो डिक्लाइन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक, तो आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। ठीक, हम बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक, और अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक, और जो लोग भी मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है सेपरेट कॉपी बना लीजिए और एक एक पॉइंट सेपरेट कॉपी में नोट करिए। एग्ज़ाम टाइम पर आपको ये बहुत काम आए, बहुत ज़्यादा काम आए। ठीक, अब कल की जो मेरी क्लास रहेगी उसमें मैं कल आपसे ये डिस्कस करूंगा कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है मेंस में उसको कैसे लिखना है। तो कल हमारा सिर्फ डिस्कशन होगा इस बात पर कि जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें कैसे हमको लिखना है। ठीक है, वहां पर 200 शब्दों में। क्लियर है? ठीक, तो कल उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।